हेलो दोस्तों, आज हम बीएनएस पढ़ रहे हैं और ये बीएनएस का 11वां लेक्चर है। ठीक है, पहले 10 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और सेक्शन 29 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये थोड़े गैप के बाद में ये वीडियो आ रही है, तो अब थोड़ा कंटिन्यू रखेंगे। किसी कारण से अब तक जो गैप हो गया था इसमें कुछ दिन का। तो यहाँ पे हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे हैं जनरल एक्सेप्शन। ठीक है, और जनरल एक्सेप्शन में हम सेक्शन 29 तक हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं सेक्शन 30 से। यहाँ पर जो सेक्शन 30 है, जो अब तक हम पढ़े थे, वो पढ़े थे कि किसी व्यक्ति की कंसेंट जो ली जा रही थी उसके आधार पर। ठीक है ना। अब क्या है, यहाँ पर विदाउट कंसेंट कार्य किया जा रहा है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं उस टाइम पे व्यक्ति की कंसेंट लेना वो सर्कमस्टेंस के बेस पर मतलब जो है वहां पर ली नहीं जाती। ठीक है ना, कुछ कंडीशन इस तरह से बन जाती है। तो वहां पर जहां पर संपत्ति नहीं ली जा सकती है और उस व्यक्ति के फायदे के लिए आप कोई काम करना चाहते हो, गुड फेथ में करना चाहते हो, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, वहां पर आपको जो अगर आपसे कोई अपराध बन भी जाता है तो वहां आपको उसके लिए पनिशेबल नहीं ठहराया जाएगा, दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है 30 वो आपकी कोरिलेट करती है सेक्शन 92 आपकी आईपीसी से। तो ये कहती है कि सम्मति के बिना यानी कंसेंट के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए अगर गुड फेथ में कोई कार्य करते हो तो वहां पर कोई भी बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए गुड फेथ में, यद्यपि उसकी सहमति के बिना यानी उसकी कंसेंट के बिना की जाती है, फायदे के लिए की जाती है, गुड फेथ में की जाती है। 3 कंडीशन हो गई यहाँ पर। ऐसे किसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है, यानी अगर कोई उसे हार्म होता है तो उस हार्म हो जाने से वह अपराध नहीं होता है जो उस बात से यानी उसके कार्य से उस व्यक्ति को होती है। अब कंडीशन क्या है कि यदि कंडीशन ऐसी है कि उस व्यक्ति के लिए जिसके फायदे के लिए गुड फेथ में कार्य किया जा रहा है, उस व्यक्ति के लिए यह इम्पॉसिबल है, असंभव है कि वह अपनी कंसेंट दे सके। ठीक है ना, या फिर वह व्यक्ति कंसेंट देने के लिए इनकेपेबल हो। ठीक, और उसका कोई गार्जियन भी उस टाइम पे नहीं है, कोई लॉफुल जो इंचार्ज होता है उस टाइम पे बाहर साधक जो होता है वो भी वहां पर लॉफुल चार्ज उसका जो है नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा जिससे कंसेंट ली जा सकती है, यानी उससे कंसेंट लेना संभव हो, है ना, क्योंकि उस व्यक्ति के फायदे के लिए वो बात की जा रही है, यानी वो कार्य किया जा रहा है। बात का मतलब यहाँ पर कार्य है। ठीक है ना, कोई कार्य जो किया जाता है। तो अब यहां से समझ में आ गया होगा, अलग अलग लाइन में आप तोड़ लीजिए। व्यक्ति के फायदे के लिए बात होनी चाहिए, गुड फेथ में होनी चाहिए, कंसेंट के बिना होनी चाहिए, और तब उसको अगर कोई हार्म होता है, ठीक है, तो नुकसान होता है, कोई क्षति होती है, तो उस क्षति के कारण फिर वो अपराध नहीं है। ठीक, अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ऐसी है कि या तो उस व्यक्ति के लिए जिसके फायदे के लिए कार्य किया जा रहा है वो इम्पॉसिबल है कि वो अपनी कंसेंट दे सके, या फिर उसकी तरफ से कोई गार्जियन या लॉफुल चार्ज जिसके अधीन है उसका वो व्यक्ति कंसेंट दे सके। ठीक है ना, तब वहां पर कोई कार्य किया जाता है तो वह अपराध नहीं है। ये बात सेक्शन 30 यहां पर कहती है। तो यहां पर आप इसका एक्सप्लेनेशन और इलस्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन नहीं इलस्ट्रेशन आप देखेंगे। यहां पर ये कह रहा है, इसमें प्रोवाइजो है, और प्रोवाइजो इसमें यहां पर जो लगे हुए प्रोवाइजो वो पहले जो सेक्शन हम पढ़े थे, सेक्शन 27 हम पढ़े थे ना, तो उसके जो प्रोवाइजो हैं वो उसी की तरह ही है, सेम। ठीक है, तो यहां पर परंतु इस एक्सेप्शन का एक्सटेंशन, ठीक है, वो कहां पर नहीं है। एक तो जब किसी व्यक्ति के लिए फायदे के लिए आप कार्य कर रहे हो तो वहां पर इंटेंशनली वहां मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करना, इन दोनों कार्यों पर नहीं होगा, यानी इंटेंशनली कॉजिंग ऑफ डेथ और अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ, इन दोनों पर कार्यों पर वहां पर ये एक्सेप्शन का लाभ वहां पर नहीं मिलेगा। दूसरा ये है कि आप वहां पर मृत्यु या गौरवपति यानी डेथ और क्या ग्रीवियस हर्ट, इन दोनों को निवारण, निवारण मतलब इन दोनों को रोकने के लिए, ठीक है ना, प्रिवेंट करने के लिए, इन दोनों के निवारण के लिए, या फिर किसी घोर रोग
घोर रोग मतलब कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, ग्रीवियस डिजीज, ठीक है ना, या अंग शैथिल्य मतलब इन्फर्मिटी हो जाती है, अंग भंग हो जाता है, उससे मुक्त करने के प्रयोजन से अन्य किसी प्रयोजन के लिए ऐसी बात करने पर नहीं होगा। यानी आप जो उसके फायदे के लिए अगर कोई काम कर रहे हो गुड फेथ में, तो वो इन कामों के लिए ही आप जो है उससे कर सकते हो कि भाई आप उसकी मृत्यु होने से रोकना है, कहीं मर ना जाए, है ना, कोई घोर बीमारी उसको लगी है, गंभीर रोग है, उसको बचाने के लिए आप कर रहे हो, उसको बहुत ज्यादा चोट वगैरह लग गई है, ब्रेन की चोट लग गई है या पैर कटने की नौबत आ रही है, मतलब इस तरह की सिचुएशन है, ठीक है ना, ऐसे कार्य को बचाने के लिए, ऐसे कार्य को करके उसे बचाने के लिए आप जो है ये कार्य करते हो, और जिसे करने वाला व्यक्ति जानता है कि उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन ये है कि मृत्यु या उपस्थिति यानी डेथ और हार्ट, इन दोनों को रोकने के पर्पज से अलग कोई पर्पज के लिए स्वेच्छा उपस्थिति कारित करने या उपस्थिति कारित करने का प्रयत्न करने पर नहीं होगा। यानी इन दोनों कार्यों को रोकने के लिए इनसे अलग कोई है, इन दोनों को रोकने के लिए आप कार्य करते हो, तब तो आपको डिफेंस मिलेगा, ठीक है ना। बाकी अलग, इनसे अलग कोई स्वेच्छा उपपत्ति आप करते हो, वॉलंटरी कॉज करते हो, तो उस पर नहीं होगा। वॉलंटरी कॉज करने का अटेम्प्ट करते हो तो उस पर भी इसका एक्सटेंशन नहीं होगा, एक्सेप्शन का। फोर्थ कंडीशन है कि किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण यानी एबेटमेंट पर भी नहीं होगा, ठीक है ना। यानी हत्याकारित करना है तो हत्याकारित करने के दुष्प्रेरण है, तो उस पर भी इसका एक्सटेंशन नहीं होगा, जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, तो ये चार इसके प्रोवाइजो में मतलब चार क्लॉज थे, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद में इसका इलस्ट्रेशन आप देखेंगे तो यहां पर देखेंगे सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला भी इंपॉर्टेंट है। जैसे जेड नामक है व्यक्ति, इसको बाघ उठा ले जाता है और यह जानते हुए कि पॉसिबल है कि गोली लगने से वह मर जाए, किंतु जेड का वध न करने का आशय रखते हुए और गुड फेथ में जेड के फायदे के आशय से, है ना, सारे एलिमेंट्स यहां पर आ रहे हैं तो आप देखेंगे ए उस बाघ पर गोली चलाता है और ए की गोली से जेड को मृत्युकारक घाव हो जाता है, ठीक है ना, यानी मॉर्टल वाउंड हो जाता है, मृत्युकारक घाव हो जाता है। तो यहां पर ए ने कोई अपराध नहीं किया है। तो ऐसे ही ये सारे इलस्ट्रेशन है, आप इनको देखेंगे। जैसे ये वाला भी जो है क्वेश्चन इलस्ट्रेशन मतलब पूछा जाता है उसमें एग्जाम में कि एक बालक है, जेड के साथ एक जलते हुए घर में है और घर के नीचे लोग एक कंबल तान लेते हैं। ए उस शिशु को, बालक को मतलब जानते हुए कि संभव है कि गिरने से वो बालक जो मर भी सकता है, किंतु उस बालक को मार डालने का आशय ना रखते हुए और गुड फेथ में उस बालक के फायदे के आशय से, इंटेंशन से छत पर से उसे नीचे गिरा देता है, कंबल पे जो तान के बैठे हुए थे। अब यहाँ पर यदि गिरने से वो बालक मर भी जाता है तो भी ए ने कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है। अब उसके बाद में ये एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ये कह रहा है कि धारा 26, 27 और इस धारा यानी धारा 30, धारा 26, 27 और धारा 30 यानी अगर आईपीसी में देखें तो 88, 89 और 92 यानी 88, 89 और 92 के अर्थ के अंतर्गत केवल धन संबंधी फायदा वो फायदा नहीं है। इसमें जो जब भी कहेगा ना उस व्यक्ति के फायदे के लिए, तो फायदे का मतलब यहाँ पर क्या है, बेनिफिट उसका जो है, तो उसका बेनिफिट केवल ये नहीं कि वो मनी से रिलेटेड बेनिफिट की बात की जा रही है, उस व्यक्ति के फायदा मतलब शारीरिक फायदा है ना, या उसको बीमारी से, मृत्यु से बचना, या मतलब बहुत सारे कोई भी फायदा उसके लिए हो सकता है। तो ये इसका मतलब ये नहीं कहना चाह रहा है कि ये फायदे का अंतर्गत में धन संबंधी मॉनेटरी या, है ना, यहाँ पे है ना पेकुनियरी बेनिफिट, पेकुनियरी बेनिफिट। तो और ये इलस्ट्रेशन, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आपका राजस्थान एपीओ में पूछा भी गया है प्री एग्जाम में, किस सेक्शन से आधारित है कि धारा 88, 89 और 92 के अर्थ के अंतर्गत केवल धन संबंधी फायदा और फायदा नहीं है, किस धारा से संबंधित स्पष्टीकरण है, तो ऐसे करके पूछा गया था ये,
तो ये किसमें है? धारा 30 सेक्शन 30 में ये दिया हुआ है। ठीक है। अब उसके बाद में यहां पर जो सेक्शन 31 है, सेक्शन 31 है गुड फेथ में दी गई सूचना। यहां पर है 31 में गुड फेथ में दी गई सूचना, यानी जो कम्युनिकेशन है ये सेक्शन रिलेटेड है 93 से, आईपीसी की 93। तो 31 जो सेक्शन है ना वो बचाव करती है, जैसे डॉक्टर्स हैं या कोई भी नॉर्मल कोई जनरल व्यक्ति है और वो व्यक्ति किसी को जाकर तुरंत सूचना देता है कि ऐसे ऐसे उनका एक्सीडेंट हो गया है ना, या फिर उनकी डेथ हो गई है, तो और इसे सुन करके उसका जो रिलेटिव्स है अगर उसको हार्ट अटैक हो जाता है, वो सुन के सदमे में आ जाता है, कोई उसको बीमारी अचानक से मेंटली कोई शॉक्ड हो जाता है, तो इसके लिए उसको लायबल नहीं ठहराया जाएगा। तो ये बात करती है सेक्शन 31। तो सद्भाव पूर्वक यानी गुड फेथ में दी गई कम्युनिकेशन यानी सूचना किसी अपहानि के कारण, यानी कोई अगर उसको हार्म होता है तो उसके कारण वो अपराध नहीं मानी जाती है। जो उस व्यक्ति को दी गई है, उस व्यक्ति को हुई है वो अपहानि जिसे वह दी गई है सूचना, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए हो, तो यहां से गुड फेथ में है, कम्युनिकेशन दी जाती है, व्यक्ति के फायदे के लिए दी जाती है। ठीक है, 3 आपको चीजें इसमें देखनी है, गुड फेथ में हो, कम्युनिकेशन, व्यक्ति के फायदे के लिए। ठीक है ना, तो वह अपराध नहीं है। इसका इलस्ट्रेशन यहां पर ये डॉक्टर्स के लिए दे रखा है। कोई आम पब्लिक भी अगर कोई व्यक्ति होता है, रिलेटिव्स होता है, वो आके सूचना देता है तो वो भी इसमें बचाव होगा। और डॉक्टर्स का तो है ही है, डॉक्टर्स अगर अपना पेशेंट का इलाज करने के बाद में आपको कहें मरीज को कि आपको जो है कैंसर है ना, या कोई भी ऐसी बीमारी गंभीर बता दें उसे, और वो इसको सुन के शॉक्ड हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए उसको, या कोई भी चीज हो जाए, तो वहां पर क्या होगा? या फिर जैसे आईसीयू में से निकलते हैं डॉक्टर, आईसीयू में से निकल के कहते हैं कि हम उनको बचा नहीं सके, है ना, या सॉरी वो उनकी डेथ हो गई, और ये सुन के उनकी कोई भी रिलेटिव जो रहेगा उनको सदमा हो जाता है, तो इससे वहां पर डॉक्टर जो उसके लिए लायबल नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है सेक्शन वो है सेक्शन 32। सेक्शन 32 आपकी बात करती है जो 94 आपकी आईपीसी की है सेक्शन, यानी यहां पर वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों के द्वारा विवश किया गया है, यानी कंपेल्ड किया गया है, विवश किया गया है, थ्रेट्स के द्वारा, धमकियों के द्वारा। ठीक है। अब यहां पर धमकियों के द्वारा जो कोई व्यक्ति कोई कार्य करने के लिए विवश किया जाता है, वहां पर उसको दंडित या दोषी नहीं ठहराया जाता, लेकिन इसमें शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही सेक्शन के उसको एक्सेप्शन के तौर पर बना दिया गया है कि 2 अपराध अगर उनमें धमकियों के द्वारा भी विवश किया जाता है तब भी उसको दंडित किया जाएगा। कौन कौन से अपराध हैं ऐसे? एक तो है हत्या से संबंधित अपराध। ठीक है, एक तो है हत्या से संबंधित अपराध, और दूसरा है जो मृत्यु से दंडनीय राज्य के विरुद्ध अपराध हैं। मृत्यु से दंडनीय राज्य के विरुद्ध अपराधों के सिवाय, यानी ये जो 2 अपराध हैं इनसे संबंधित अगर व्यक्ति कार्य करता है तो वहां पर उसको दंडित ठहराया जाएगा। अब मृत्यु से दंडनीय अपराध में यहां पर जो सेक्शन है आपकी सेक्शन 147 बीएनएस है, जो कि चैप्टर आपका 7 है। 147 सेक्शन से लेकर के 158 सेक्शन तक आपका चैप्टर 7 है, जो ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट यानी राज्य के विरुद्ध अपराध से संबंधित है। तो उसमें सेक्शन 147 है, उसमें मृत्युदंड का प्रावधान है। ठीक है ना, तो उस सेक्शन की ही बात कर रहा है यहाँ पर केवल, क्योंकि राज्य के विरुद्ध अपराध में सेक्शन 147 ही है जिसमें मृत्यु से दंडनीय अपराध है। तो केवल एक सेक्शन की बात आई, और यहाँ पर हत्या से संबंधित जो अपराध हैं तो उनमें तो कई सारे सेक्शन अब जो प्रेजेंट टाइम में लगभग 12-13 सेक्शन ऐसी हैं जिनमें हत्या से दंडनीय, जिनमें मतलब मृत्युदंड का प्रावधान है। तो 12-13 सेक्शन वो हो गई, और सेक्शन यहाँ पर 147 हो गई। तो इन धाराओं को छोड़ करके तब कोई बात अपराध नहीं होगी जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उसे करने के लिए थ्रेट्स यानी धमकियों के द्वारा कंपेल्ड किया गया है, विवश किया गया है।
और जिनसे उस बात को मतलब उस कार्य को करते समय उसको युक्त रूप से आशंका हो जाती है। एप्रीहेंशन माने आशंका बोलते हैं एप्रीहेंशन को। तो रीजनेबली वहां पर एप्रीहेंशन हो जाती है उसको कि अगर उसने वो कार्य नहीं किया तो अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए। तो तब उसको उस कार्य को करने के लिए, कार्य का यहां पर क्या हो गया, कोई अपराध करवाया जा रहा है उससे धमकियों के द्वारा विवश करके, तब उस अपराध को करने के लिए उसको दोषी नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन जो कार्य कर रहा है वो कार्य इन दो धाराओं से संबंधित, मतलब दो अपराधों से संबंधित नहीं होना चाहिए। एक ऐसे अपराध जिनमें मृत्युदंड हो, दूसरा राज्य के विरुद्ध अपराध जिनमें मृत्युदंड हो। ठीक है ना। दूसरा इसमें प्रोवाइजो भी है एक, जब प्रोवाइजो ये कह रहा है, लेकिन ये जब वो कार्य कर रहा है धमकियों के द्वारा विवश होकर, ये भी तब जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि की युक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में न डाला हो जिसमें कि वह ऐसी मजबूरी में पड़ गया है। यानी अब तुम जाके खुद ही जो है, कहते ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना या अपने लिए खुद ही कुआं खोदना, तो खुद ही तुम अपने ऐसे गिरोह में शामिल ना हो जाओ, ऐसी सिचुएशन में खुद ही ना पड़ो। तो तब अगर आप खुद पड़े हो अपनी ऐसी सिचुएशन में अपनी इच्छा से, या फिर आपको मृत्यु से कम कोई अपहानि कारित की जाती है, तो वहां पर भी देखा जाता है कि अगर ए नामक व्यक्ति है, इसको इतनी अपहानि कारित की जा रही है और अपराध इतना बड़ा है, तो यहां पर ये छूट इसको नहीं मिलेगी। ठीक है ना। और अगर यहां पर इसको अपराध इसका बड़ा है, ठीक है, और अपहानि छोटी है, तो इसको यहां पर ये थोड़ी छूट मिल जाएगी। अब अपराध मतलब इसको जो तत्काल मृत्यु, यहां पर तो ये तत्काल मृत्यु है, अपराध इसने छोटा कर रहा है, ठीक है ना, तो छूट मिल जाएगी। लेकिन तत्काल मृत्यु से कम अपहानि की युक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में वो ना डाले। अब उसके बाद में यहां पर एक एक्सप्लेनेशन भी है। तो एक्सप्लेनेशन यहां पर क्या कह रहा है, एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो स्वयं अपनी इच्छा से या फिर पीटे जाने की धमकी के कारण डाकू, जैसे ना ये गिरोह में शामिल हो जाना, डाकुओं की टोली में उनके शील को जानते हुए यानी उनके करैक्टर को जानते हुए ज्वाइन करता है गैंग ऑफ डिकॉइट्स, डाकुओं की टोली में उनके शील को जानते हुए सम्मिलित हो जाता है, ज्वाइन कर लेता है, तो इस आधार पर ही इस अपवाद का फायदा उठाने का हकदार नहीं है, क्योंकि अपनी इच्छा से वो गया है या पीटे जाने की, केवल पीटे जाने की धमकी के कारण जो है वो डाकुओं की टोली में सम्मिलित हो गया है, तो इससे उसको इस एक्सेप्शन का फायदा नहीं मिलेगा कि वह अपने साथियों के द्वारा ऐसी बात करने के लिए विवश किया गया था, ये मतलब ये बात उसकी नहीं चलेगी, तो जो विधि द्वारा अपराध है, ठीक है ना, उस अपराध को करने के लिए। सेकंड एक्सप्लेनेशन यहां पर ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति जिसे डाकुओं के टोली के द्वारा पकड़ा गया है और तत्काल मृत्यु की धमकी के द्वारा किसी बात को करने के लिए विवश किया गया है, जो क्या है, अपराध है, ऑफेंस है, तो वह इस अपवाद का फायदा उठाने का हकदार है। तो डाकुओं के पहले में तो इसका उल्टा है, रिवर्स है ना, कि डाकुओं की टोली के द्वारा अगर कोई धमकी पीटे जाने के कारण, है ना, केवल पीटे जाने के कारण और अपनी इच्छा से, इन दो कंडीशन से डाकुओं की टोली में जाता है और कोई ऑफेंस करता है, तो वहां पर उसको फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तत्काल मृत्यु की धमकी के द्वारा उसको विवश किया जाता है उसमें शामिल करने के लिए, अपराध करने के लिए, तब उसको फायदा मिलेगा। इसमें एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये कहता है सिंपली। अब उसमें एक्सप्लेनेशन नंबर 2 के आधार पर यहां पर एक एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल में ये है, जैसे कि डाकुओं की टोली के द्वारा तत्काल मृत्यु की धमकी के द्वारा एक लोहार को जो अपने औजार लेकर के किसी घर का द्वार तोड़ने को विवश किया जाता है, जिससे डाकू उसमें प्रवेश कर सकें और उसे लूट सकें, है ना, तो उस लोहार को तत्काल मृत्यु की धमकी के द्वारा उससे अपने औजारों को लेकर के घर का द्वार तोड़ने के लिए विवश किया जाता है।
ताकि डॉक्टर जो डाकू हैं वो उसमें प्रवेश कर सके, एंटर कर सके और उसमें वहां पर रॉबरी कर सके, ठीक है ना। तब वो रॉबरी डाकू हैं तो यहाँ पर डकैती ही होगी। इस अपवाद का फायदा उनको, उस व्यक्ति को यहाँ पर मिलेगा, लोहार को, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया आपका सेक्शन 32। अब सेक्शन 32 से रिलेटेड जो चीज बची है वो है इसका मैगजीम। इसका मैगजीम क्या है, सेक्शन 32 किस मैगजीम पर आधारित है, किस सूत्र पर आधारित है, तो ये है, क्योंकि देखो जब उसको विवश किया जा रहा है ना धमकियों के द्वारा, तो इसका मतलब है सीधा सीधा कि वो अपनी इच्छा से तो शामिल हो नहीं रहा है, तो अपनी इच्छा से शामिल नहीं हो रहा है, इसीलिए इस आधार पर एक मैगजीम है, एक्टस मी इनविटो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस। यानी ये कहना चाह रहा है कि मेरी इच्छा के विरुद्ध, मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। तो ये डायरेक्ट मैगजीम भी पूछी जा सकती है, किस सेक्शन से रिलेटेड है, तो 32 से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये आपकी सेक्शन 32 यहां पर कंप्लीट होती है। उसके बाद में यहां पर जो नेक्स्ट है वो है सेक्शन 33। सेक्शन 33 आपकी रिलेटेड है सेक्शन 95 आईपीसी से। ये बात करती है तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य, यानी एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, तुच्छ अपहानि, बहुत मामूली, किसी की माचिस उठा लेना, किसी का 1 रुपया उठा लेना, किसी का कागज फाड़ के ले लेना बिना पूछे उससे, है ना, कॉपी वगैरह का। तो ये छोटे छोटे जो कार्य हैं उनके लिए मतलब केस नहीं किया जाता, इससे मतलब जो वाद हैं, केसेस की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए विधि यही कहती है कि छोटे मोटे कार्यों के लिए जो है आप वाद दाखिल ना करें। तो कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है, वो कहे कि मेरा तो नुकसान हुआ है ना, तो वो अपराध नहीं मानी जाती है। या कारित की जानी इंटेंशनली है, वो कहे कि भाई इसका इंटेंशन था, इसने ऐसे किया है, या कारित होने की संभाव्यता उसको ज्ञात है, यदि वह अपहानि इतनी तुच्छ है ना, इज हार्म इज सो स्लाइट, इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला व्यक्ति, है ना, नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर, स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा, वुड कंप्लेन ऑफ सच हार्म। तो जहां पर एक सामान्य व्यक्ति भी ये कहेगा कि इस अपराध के लिए या इसको जो है इसमें शिकायत करनी कोई जरूरी नहीं है, छोटा मोटा चीज है, 1 रुपए के लिए कोई क्या, 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपए, इसके लिए कोई क्या केस लड़ेगा, ठीक है ना। अपराध है, यहां पर ये कह रहा है कि अपराध नहीं है, मना कर रहा है वो, ठीक है ना। अपहानि हो रही है यहां पर, ये भी चीज है, यह अपहानि होने की संभाव्यता भी उसको ज्ञात है, या उसका इंटेंशन है अपहानि करने का, फिर भी वो अपहानि इतनी छोटी है कि मामूली समझ वाला व्यक्ति, स्वभाव वाला व्यक्ति ये सोचेगा कि इसकी शिकायत वो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड भी मैगजीम है, इससे रिलेटेड क्या मैगजीम है, डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लैक्स। इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया कि विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती। तो इसका मतलब हो गया ये, ठीक है। तो इस तरह से आपके कंप्लीट हो गए 95 तक। अब जो यहां से स्टार्ट होगा एक नया क्लॉज है, प्राइवेट डिफेंस, है ना, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, या तो इसको आप आरटीपीडी कह सकते हो, या 2 को हटा दो आरपीडी कह सकते हो, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ठीक है ना।
तो आरपीडी कह सकते हो या आरटीपीडी कह सकते हो, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। तो इसको शॉर्ट में ऐसे करके हम इसको पढ़ लेंगे। और ये आपका जो कोरिलेटेड है, जैसे हम आईपीसी में पढ़ते थे 96 सेक्शन से लेकर 106 सेक्शन तक, तो यहाँ पर ये बीएनएस में हो गया आपका 34 से लेकर 44 तक। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। अब चाहे तो इसको, चूंकि ये इसके साथ में फिर पूरा क्लॉज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, भले ही नेक्स्ट वीडियो इसकी प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड वो 1 घंटे की हो जाए, लेकिन उसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ये एक छोटी वीडियो हो जाएगी भले, लेकिन नेक्स्ट वीडियो हम इसकी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल को।